गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभिमन्यु, रोहित, राज, संदीप, राहुल, प्रिंस, कीर्ति, सौम्या, भूपेंद्र, नेहा, खुशी, मोहन, प्रियंका, पुष्पेंद्र, ज्योति, रूपे, सूर्या, शिवांगी, उदयवीर, राहुल, पवन, मोहन, खुशी, संदीप, धीरज, नूर, खुशी। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो भाई साहब आज हम कराने वाले हैं क्या? मशीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, पजल टॉपिक कंप्लीट हो गया है। बॉक्स फ्लोर सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, हर पजल के क्वेश्चन बना चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं मनोज कुमार, मशीन इनपुट एंड आउटपुट। एक बच्चा कह रहा है एसएससी के लिए भी है क्या टॉपिक? बेटा 2017 में जब यूपीएसआई का पेपर हुआ था तो यूपीएसआई के पेपर में कभी भी मशीन इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था। लेकिन जैसे ही 2017 में यूपीएसआई का पेपर हुआ तो 5 क्वेश्चन मशीन इनपुट के पूछे गए थे। तो अब ये मत कहना कि एसएससी में है कि नहीं। वैसे आज तक तो एसएससी में मशीन इनपुट का कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बट वक्त का भरोसा नहीं है, हालात का भरोसा नहीं है। फिर आप कहोगे एग्जाम में वक्त पलट दिया, जज्बात पलट दिए जब सीजीएल में आप मशीन इनपुट का क्वेश्चन देख लोगे। हालांकि आज तक ये क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक है, मशीन इनपुट का ये क्वेश्चन मशीन इनपुट का अभी तक देखो बैंकिंग एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है। बैंकिंग एग्जाम में पूरे 5 क्वेश्चन बनते हैं और 2017 में यूपीएसआई में आया था। उसके अलावा अभी मशीन इनपुट का इनके अलावा कहीं और नहीं आया। यूपीएसआई में पहली बार ही आया था 2017 में, फर्स्ट टाइम। हाँ जी। अरे यार बता तो दिया यार, बुक के चक्कर में मुझे रुलाते क्यों डेली? आपसे ज्यादा हम अपनी बुक के लिए बेताब हैं, बेकरार हैं। नेक्स्ट वीक आपको अवेलेबल हो जाएगी बुक, नेक्स्ट वीक। ठीक है, बोला तो था मैंने, नेक्स्ट वीक अवेलेबल हो जाएगी। क्या होता है इसमें यूपीएसआई में? हाँ, होता क्या है यूपीएसआई में, बैंक में? सर बेसिकली, हाँ जी, यूपीएसआई में होता मतलब सॉरी, मशीन इनपुट में होता क्या है सर? क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं? जिन बच्चों ने लाइफ में पहली बार इस टॉपिक का नाम सुना है वो जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। एग्जाम में एक इनपुट गिवन होता है। एग्जाम में क्या होता है? एक इनपुट दिया जाता है हमें। क्या दिया जाता है एग्जाम में? एक इनपुट दिया जाता है एग्जाम में। और वो जो इनपुट होगा वो देखो नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकता है। जो एग्जाम में इनपुट गिवन होगा वो नंबर की फॉर्म में भी हो सकता है। एग्जाम में जो इनपुट गिवन होगा वो वर्ड्स की फॉर्म में भी हो सकता है, वर्ड्स की फॉर्म में भी हो सकता है, लाइक दिस। एग्जाम में जो इनपुट होगा वो वर्ड्स की फॉर्म में भी हो सकता है, लाइक दिस। और एग्जाम में जो इनपुट गिवन होगा वो वर्ड्स प्लस नंबर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। वो वर्ड्स प्लस नंबर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। वो वर्ड्स प्लस नंबर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, लाइक दिस। तो एग्जाम में जो इनपुट आएगा ना बेटा, जो एग्जाम में इनपुट आएगा वो इनपुट आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है, ऐसे भी देखने को मिल सकता है और ऐसे भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये जो इनपुट होता है, इस ये जो इनपुट होता है ना बेटा, इस इनपुट का कोई प्रैक्टिकली या कोई लॉजिकली मीनिंग नहीं होता। आप कहीं सोचोगे सर इस इनपुट का कोई मीनिंग है, ऐसा नहीं है। अब एग्जैक्टली इस चैप्टर में करना क्या है, ये जो इनपुट है ना ये इंडिविजुअल नंबर्स है, ये इंडिविजुअल वर्ड्स है, ये इंडिविजुअल वर्ड्स और नंबर है। तो हमें पता है क्या करना होता है? इस इनपुट को किसी लॉजिकल मेथड से रीअरेंज करना होता है। जैसे अगर हम नंबर्स की बात करें तो बेटा ये नंबर्स को हम लॉजिकल मेथड से रीअरेंज करेंगे। जैसे ये नंबर बेटा रेंडमली है, 10, 15, 12, 14, 20। यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है जिस हिसाब से इन नंबर्स को रखा गया। लेकिन मशीन इनपुट आउटपुट में होता क्या है कि इन नंबर्स को हमें लॉजिकल ऑर्डर में रीअरेंज करना होता है। अब वो लॉजिकल ऑर्डर बेटा कुछ भी हो सकता है। वो लॉजिकल ऑर्डर है ना इंक्रीजिंग हो सकता है, वो लॉजिकल ऑर्डर डिक्रीजिंग हो सकता है, या फिर वो हो सकता है
ऑड और इवन नंबर के हिसाब से, या फिर वो हो सकता है प्राइम नंबर के हिसाब से। तो वो लॉजिकल ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं इन नंबर्स को ऐसे अरेंज कर सकता हूँ 10, 12, 14, 15, 20। तो बताना अरेंजमेंट कैसे हुई है। सर आपने इन नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर दिया। मैं इन नंबर्स को ऐसे भी रीअरेंज कर सकता हूँ 20, 15, 14, 12, 10। अब अरेंजमेंट कैसे हुई है। सर आपने इन नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर दिया। तो अरेंजमेंट कैसे भी हो सकती है ना। जैसे कि ये इनपुट है, मान लो मैं इस इनपुट को इस तरीके से रीअरेंज कर दूं, एक्ट, आउट, आउल और पेट। बताना अब ये जो अरेंजमेंट करी है मैंने इस इनपुट की, वो किस मेथड से करी है। सर मैंने इस इनपुट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से रीअरेंज कर दिया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से मतलब सर वर्ड्स को मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर दिया। जब इन वर्ड्स को हम डिक्शनरी में देखेंगे तो डिक्शनरी में सबसे पहले क्या दिखाई देगा, एक्ट, फिर आउट, फिर आउल, फिर पेट। तो ये अरेंजमेंट हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से कर दी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इन इनपुट को जब हम लॉजिकल ऑर्डर से रीअरेंज करते हैं तो कैसे करते हैं। बेटा ये रीअरेंजमेंट ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेप में कर दोगे। ये रीअरेंजमेंट इससे यहां तक पहुंचने के लिए हम ढेर सारे स्टेप बनाते हैं। हम इंडिविजुअल स्टेप में यहां से यहां तक पहुंचते हैं। और कैसे पहुंचते हैं ये बात हमें एग्जामिनर खुद बताता है। पता है कैसे, वो खुद एक छोटा सा एग्जाम्पल देगा। जैसे पहला क्वेश्चन लिखो बेटा, वो खुद एक इनपुट हमें देगा। ऐसा नहीं कि हमें इनपुट घर से बना के जाना, वो खुद हमें एक इनपुट देगा। फॉर एग्जाम्पल उसने इनपुट दिया 20, 15, 10, 25, 22। उसने एक इनपुट बना के दिया। अब उसने पहला स्टेप लिखा, वहां पर वो लिखेगा स्टेप 1। यानी कि इस इनपुट में वो सिर्फ एक छोटा सा चेंज करेगा। और वो चेंज बेटा अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है, बस हमें तो वो लॉजिक आइडेंटिफाई करना है कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर वो बना के देगा आपको स्टेप 2। और उसने स्टेप 2 में क्या कर दिया है, उसने स्टेप 2 में ये कर दिया है। फिर वो बना के देगा आपको स्टेप 3। और उसने स्टेप 3 में क्या करा, उसने स्टेप 3 में ये किया। और फिर उसके बाद उसने पता है क्या लिख दिया, उसके बाद उसने लिख दिया स्टेप 3 इज द लास्ट स्टेप। स्टेप 3 इज द लास्ट स्टेप, मतलब तीसरा चरण आखिरी चरण है। ये इंफॉर्मेशन एग्जाम में हमें खुद गिवन होगी। तो जो लॉजिक है, जिस लॉजिक से हमें इनपुट को रीअरेंज करना है, वो पैटर्न हमें खुद समझाया जाएगा। बस हमें पता है क्या करना है, हमें इस पैटर्न को समझना है। हमें इस पैटर्न को समझना है कि एग्जामिनर कैसे इनपुट को रीअरेंज कर रहा है। और जैसे ही वो हमें पैटर्न समझ आएगा तो फिर हमें एक अलग से इनपुट और दिया जाएगा। हमें एक अलग से इनपुट दिया जाएगा। हमें अलग से एक इनपुट दिया जाएगा। हमें अलग से एक इनपुट दिया जाएगा 70, 75, 65, 85, 80, 83। हमें एक अलग से इनपुट गिवन होगा और हमें इस इनपुट को इस मेथड से रीअरेंज करना है। इस इनपुट को इस मेथड से रीअरेंज करना है। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, बुक यार नेक्स्ट वीक आएगी। यार बता बता के थक गए भैया, पहले ही मैं लिख दिया करूंगा बुक आएगी नेक्स्ट वीक। हाँ जी, कल मैं रिवील करूंगा बट आपको मिलेगी अगले हफ्ते। अब इस इनपुट को इस मेथड से रीअरेंज करना है। तो बेटा इस लॉजिक को पहले समझो, इस मेथड को पहले समझो। नहीं बेटा, डिक्शनरी चैप्टर हम अलग से, वो अलग चैप्टर है। समझो 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 बेटा, लॉजिक को आइडेंटिफाई करो। जब आपको बेटा लॉजिक समझ आ जाए ना तो उस लॉजिक को इस इनपुट में अप्लाई कर देना। उस लॉजिक को इस इनपुट में अप्लाई कर देना। हम्म बुक का अगर आप कवर पेज देखना चाहते हो, है ना, बुक का कवर पेज अगर देखना चाहते हो तो अमेजोन पे मैंने डाल दिया, बट वो अभी आउट ऑफ स्टॉक है। आप लिख सकते हो रीजनिंग बुक पीयूष सर। ठीक है, जब आप अमेजोन पे सर्च करोगे तो वहां लिख सकते हो रीजनिंग बुक विद पीयूष वार्ष्णे, या रीजनिंग बुक पीयूष सर, कुछ भी लिख सकते हो। रीजनिंग बुक
विद पीयूष वार्ष्णेय या फिर रीजनिंग बुक पीयूष सर, ठीक है, या पीयूष सर रीजनिंग बुक। हाँ, तो वो आप कवर पेज वहां भी देख सकते हो अमेजोन पे, बट वो अभी आउट ऑफ स्टॉक आपको शो करेगा, ठीक है, अभी स्टॉक में नहीं है। हाँ जी, तो चलिए साहब, क्या पूछना चाह रहे हो रवि शंकर? हम्म। तो लॉजिक समझा आपने? सर अगर हम लॉजिक को आइडेंटिफाई करें तो लॉजिक तो हमें समझ आ गया। लॉजिक पता है क्या है? लॉजिक ये है सर इस क्वेश्चन में, हाँ, शिवांगी और देवीलाल दोनों एक जैसा क्वेश्चन कैसे भेज रहे हैं? क्या देवीलाल और शिवांगी क्या चक्कर है भाई, तुम दोनों ने बिल्कुल सेम क्वेश्चन एक साथ कैसे भेज दिया? एक साथ बैठ के पढ़ रहे हो आप लोग दोनों, हैं? ऑनलाइन ऑर्डर नेक्स्ट, हाँ ऑनलाइन ऑर्डर बेटा नेक्स्ट वीक से होगा। बुक हिंदी की अलग है, इंग्लिश की अलग है, टेंशन ना लो आप लोग बिल्कुल भी, ठीक है। ऐसे नहीं दिखा सकता आपको स्टॉक में, आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा होगा बेटा, दिखा ही नहीं सकता जब स्टॉक में डाला ही नहीं मैंने तो। सब करवाएंगे बेटा, सब, क्यों घबरा रहे हो, वेट करो वेट। हाँ जी, तो भाई, हाँ, अरे लॉजिक को समझो बेटा आप। तो सर अगर हम लॉजिक को ध्यान से देखें तो ये जो नंबर है ना सर, इन नंबर को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, 10 15 20 22 25, लेकिन सिर्फ इतना जानना काफी नहीं होगा। सर ये नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सिर्फ इतना जानना काफी नहीं होगा, हमें इन इंडिविजुअल स्टेप को समझना पड़ेगा कि ये स्टेप कैसे बने हैं। इसको समझने के लिए आप सबसे पहले एक काम करोगे, आप इनपुट और स्टेप फर्स्ट में कंपैरिजन करोगे कि इन दोनों में क्या फर्क है। आप इनपुट और स्टेप फर्स्ट में कंपैरिजन करोगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले आप इन दोनों में कंपैरिजन करो। सर अगर हम इनपुट और स्टेप फर्स्ट को ध्यान से देखें ना तो 10 को उठा के सबसे आगे रख दिया है, बाकी 20 15 25 22 बाकी में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अब आपको बस इतना पहचानना है कि सर हमने 10 को ही उठा के क्यों आगे रखा है, हमने 10 को ही क्यों उठा के आगे रखा है, हमने 25 को क्यों नहीं रखा, 22 को क्यों नहीं रखा, 15 को क्यों नहीं रखा, हमने 10 को ही उठा के क्यों आगे रखा? क्योंकि हमें लगता है सर 10 जो है वो सबसे छोटा नंबर है, 10 जो है सबसे छोटा नंबर है, इसीलिए हमने 10 को उठा के सबसे आगे रखा। इसका मतलब जब हम स्टेप फर्स्ट बनाएंगे इस इनपुट का, जब हम स्टेप फर्स्ट बनाएंगे ना इस इनपुट का, तो हम भी सबसे छोटे नंबर को उठा के सबसे आगे रख देंगे। सबसे छोटा नंबर क्या है? 65, तो हम भी 65 को उठा के सबसे आगे रख देंगे, और बाकी नंबर एज इट इज 70 75 85 80 83। अब यहाँ पे दो चीजें आपके माइंड में होंगी, सर क्या ये जरूरी है कि एक स्टेप बनेगा जब तो एक स्टेप में हम एक ही वर्ड या एक ही नंबर को उठा सकते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है, हम एक सिंगल स्टेप में दो नंबर को भी उठा सकते थे एक साथ, या फिर हम दो वर्ड को भी उठा सकते थे। ये जरूरी नहीं है कि हम एक ही नंबर को या एक ही वर्ड को उठाएंगे, हम दो नंबर को एक साथ उठा सकते हैं या फिर हम दो वर्ड को एक साथ उठा सकते थे। पहला डाउट। दूसरा डाउट ये क्लियर करो, क्या ये जरूरी है सर कि आप जब भी उठाओगे लेटर या नंबर को तो हमेशा उसको लेफ्ट हैंड साइड पे पहुंचाओगे? ये भी जरूरी नहीं है। जब हम पिक करेंगे ना उसको, तो हम उसको लेफ्ट पे भी पहुंचा सकते हैं, हम उसको राइट पे भी पहुंचा सकते हैं, और हम उसको सेंटर में भी पहुंचा सकते हैं। तो ना तो ये जरूरी है कि उठकर लेफ्ट में ही आएगा, ना ही ये जरूरी है कि एक बार में एक ही उठेगा। ये सारी चीजें कैसे पता चलेंगी? ये सारी चीजें पता चलती हैं इनपुट और स्टेप फर्स्ट को कंपैरिजन करने पर। वही हमें समझा देता है कि एक बार में कितना उठाना है और कहाँ ले जाना है उसको। अब आ जाओ बेटा स्टेप फर्स्ट से स्टेप सेकंड पर। हमने 10 को जो आगे रखा था वो तो आगे रखा है, फिर हमने 15 को उठा के 10 के पीछे रख दिया, और बाकी 20 25 22 एज इट इज, यानी कि अब हम समझ चुके हैं, अब हम समझ चुके हैं हमें हर बार छोटा नंबर उठाना और पीछे पहुंचाना है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखना, जैसे ही मैंने 15 को उठा के 10 के पीछे रखा है तो उसके बाद बेटा 20 को आना था, और 20 ने अपनी जगह खुद ही ले रखी है। दिस इज कॉल्ड ऑटोफिल, दिस इज कॉल्ड ऑटोफिल। मशीन को इस पे काम ही नहीं करना क्योंकि ये तो अपनी जगह पे खुद ही मौजूद है। दिस इज कॉल्ड ऑटोफिल। तो मशीन किसको उठाएगी तीसरे स्टेप में? 22 को, और 22 को उठा के वो 20 के पीछे रख देगी, और लास्ट में 25 क्या हो जाएगा? ऑटोफिल। और इसीलिए मशीन ने काम खत्म कर दिया तीसरे स्टेप में, मशीन ने तीसरे स्टेप में काम खत्म कर दिया, उसने इस
इनपुट को 3 स्टेप में, है ना, उसने इस इनपुट को 3 स्टेप में रीअरेंज कर दिया और अपना काम खत्म कर दिया। अब आप ये बताओ वही मशीन में अगर ये वाला इनपुट डाला जाएगा तो अब मशीन कुल कितने स्टेप बनाएगी, ये बताओ। अब मशीन कुल कितने स्टेप बनाएगी, तो हमें इंडिविजुअल स्टेप बना के देखने पड़ेंगे। पहला स्टेप हमने बना लिया कि सबसे छोटा नंबर सबसे आगे। अब दूसरे स्टेप में मशीन क्या करेगी बेटा, जैसी मशीन ने 65 आगे रखा है उसके पीछे मशीन किसको रखेगी, 70 को। 70 अपनी जगह खुद ही मौजूद है, दिस इज कॉल्ड ऑटोफिल। फिर 70 के पीछे 75, बेटा 75 भी अपनी जगह खुद ही मौजूद है, दिस इज कॉल्ड ऑटोफिल। यानी कि मशीन अब दूसरे स्टेप में 80 को उठाएगी। तो 65, 70, 75 अपनी जगह खुद मौजूद थे, 80, फिर 85, 83। तो बेटा दूसरे स्टेप में यहां तक पहुंच गए हम। अब तीसरे स्टेप में मशीन क्या करेगी सर, तीसरे स्टेप में 83 को उठा लाएगी मशीन। तो 65, 70, 75, 80, 83, 85, और ये मशीन काम खत्म कर देगी। तो कहने का मतलब ये है, मशीन में ये वाला इनपुट दिया तो भी 3 स्टेप बने, और मशीन में ये वाला इनपुट दोगे तो भी कुल कितने चरण बने, 3 ही चरण बनेंगे। कितने चरण बने, 3 ही चरण बनेंगे। तो अगर एग्जाम में ये इनपुट दिया गया हो और आपसे पूछा जाए हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, इस इनपुट को पूरा करने के लिए कुल कितने चरणों की आवश्यकता है, तो आप क्या आंसर दोगे, सर 3 चरणों की आवश्यकता है। लेकिन पहले आपको ये लॉजिक समझना पड़ेगा। कैसे समझोगे, ये एग्जाम में दिया होगा, वहां से समझ लेना। चलिए, अगर मान लो ये पहला क्वेश्चन पूछा था हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, मान लो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए इसी से रिलेटेड। एक इनपुट दे रखा है हमें, इनपुट दे रखा है 25, 20, 18, 30, 35। हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, इस इनपुट को पूरा करने के लिए कुल कितने चरण की आवश्यकता है, ये बताओ। अब बताओ इस इनपुट को बनाने के लिए कुल कितने चरण की आवश्यकता है, ये क्वेश्चन पूछा है। इसी इंफॉर्मेशन से दूसरा क्वेश्चन, इसी इंफॉर्मेशन से पहला क्वेश्चन, इसी इंफॉर्मेशन से दूसरा क्वेश्चन, कुल कितने चरण की आवश्यकता है, जल्दी से बताओ। तो बेटा इंडिविजुअल चरण बनाओ तभी पता चलेगा। पहले फर्स्ट चरण बनाओ, बताओ कुल कितने चरण की आवश्यकता है। हाँ, कुल कितने चरण की आवश्यकता है इस इनपुट को बनाने के लिए, जल्दी से बताओ। हम्म सर पहले स्टेप में हम हम्म कुल कितने चरण की आवश्यकता है, सर पहले स्टेप में हम सबसे छोटे नंबर को आगे ले गए 18 को, और देखो बाकी नंबर में हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। 25, 20, 30, 35, बाकी किसी में कोई छेड़छाड़ नहीं की। अच्छा दूसरे स्टेप में 18 के पीछे हम किसको रखेंगे, 20 को ले जाके रखेंगे। 18 के पीछे 20 को ले जाके रखेंगे, बाकी बचा क्या, 25, 30 और 35। अब ये बताओ बेटा 20 के पीछे हमें किसको रखना है, सर 20 के पीछे 25, 25 के पीछे 30, 35, ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों ऑटोफिल हो गए। तो कुल कितने चरण की आवश्यकता है, कुल 2 चरण की आवश्यकता है। हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, कुल कितने चरण की आवश्यकता है, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, ओनली 2 स्टेप्स, यानी कि केवल 2 चरणों की आवश्यकता है। अब आपको कुछ समझ आया, नहीं बेटा एक एक करके उठाओगे, पहले सबसे छोटा फिर उसके बाद क्योंकि जो मशीन ने काम दिया है आपको, वो मशीन ये कहती है कि आप एक एक करके उठाओ। क्योंकि ये मशीन को पहले समझा हमने, पहले हमें मशीन को समझना है, उसके हिसाब से काम करना है, अपने हिसाब से नहीं। ठीक है, हाँ जी। चलिए तीसरा क्वेश्चन बेटा, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। इनपुट हमें दे रखा है, इनपुट हमें दे रखा है 15, 10, 20, 25, 28। बताओ हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट को पूरा करने के लिए कुल कितने चरणों की आवश्यकता है, इस इनपुट को पूरा करने के लिए कुल कितने चरणों की आवश्यकता है। हाँ जी बताओ, कुल कितने चरणों की आवश्यकता है, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट,
कुल कितने चरणों की आवश्यकता है इस इनपुट को पूरा करने के लिए इस मेथड से? जल्दी से बताओ, कुल कितने चरणों की आवश्यकता है? सर जब पहला चरण बनाओगे आप, सर जब आप पहला चरण बनाओगे तो पहले चरण में क्या करोगे? सर पहले चरण में सबसे छोटे को उठा के सबसे आगे रखेंगे 10 को, और बाकी किसी में कोई भी छेड़छाड़ नहीं। 15 है अपनी जगह है, फिर 20, फिर 25 और फिर 28। और हमने क्या देखा, जैसे ही हमने 10 को आगे रखा बाकी सब अपने आप ऑटो फिल हो गए। अब तो मशीन को कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। तो कुल कितने चरण की आवश्यकता है? ओनली वन। ओनली वन स्टेप आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। केवल एक ही चरण की आवश्यकता है, यानी कि एक ही चरण में ये अरेंज हो गया। देखो फाइनली हमें क्या करना है, फाइनली हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है नंबर्स को। तो जब तक नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं हो जाते तब तक मशीन स्टेप पे स्टेप बनाती रहेगी। ठीक है, समझे? चलो, नहीं समझ आया तो आप लोग अगले क्वेश्चन का वेट करो। तो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा और उससे 3 क्वेश्चन पूछे। बेटा ये जो पहली इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी, इस इंफॉर्मेशन से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हमने? 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। अब लिखो दूसरा। इनपुट दिया गया है एग्जाम में, इनपुट दिया गया है एग्जाम में 19, 22, 17, 33, 18, ये इनपुट दिया गया है। पहला स्टेप जो बनाया गया है वो है, पहला स्टेप जो बनाया गया है 33, 19, 22, 17, 18। दूसरा स्टेप जो बनाया गया है वो है 33, 22, 19, 17, 18। तीसरा स्टेप जो बनाया गया है वो है 33, 22, 33, 22, 19, 18, 17। और ये लिख दिया गया है स्टेप थर्ड इज द लास्ट स्टेप। एग्जाम में ये लिखा हुआ मिला है हमें कि तीसरा चरण आखिरी चरण है, तीसरा चरण आखिरी चरण है, ये लिखा हुआ मिला है। ठीक है, अब एक अलग से इनपुट हमें दे रखा है, एक अलग से इनपुट हमें दे रखा है। वो इनपुट है 50, 60, 40, 30, 35, है ना? वो इनपुट है 50, 60, 40, 30, 35। अब पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इस इनपुट से रिलेटेड कि कुल कितने चरणों की आवश्यकता है, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। दूसरा क्वेश्चन है थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन सेकंड स्टेप। दूसरे चरण में बाएं से तीसरा क्या है, दूसरे चरण में बाएं से तीसरा क्या है, दूसरे चरण में बाएं से तीसरा, दूसरे चरण में बाएं से तीसरा क्या है। एक और इनपुट हमें दिया गया है, वो इनपुट कुछ ऐसे है 40, 50, 60, 30, 20, 10। इस इनपुट से रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, कुल कितने चरण की आवश्यकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फोर्थ फ्रॉम राइट, फोर्थ फ्रॉम राइट इन सेकेंड स्टेप। और एक और क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेनल्टीमेट स्टेप। पेनल्टीमेट का मतलब होता है लास्ट बट वन, लास्ट बट वन का मतलब होता है, लास्ट बट वन का मतलब होता है सेकेंड लास्ट, लास्ट बट वन का मतलब होता है सेकेंड लास्ट, आखिरी से दूसरा। तो वैसा इस इनपुट से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस इनपुट से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन
इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आप तभी दे पाओगे जब आप इस इनपुट को इस मेथड से रीअरेंज कर लो, और जब आप इस इनपुट को इस मेथड से रीअरेंज कर लो, तभी इन पांच क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप इस इनपुट को इस मेथड से रीअरेंज करो कि ये इनपुट किस मेथड से रीअरेंज हुआ है, इस लॉजिक को आइडेंटिफाई करो। सोचो इसके बारे में, क्या लॉजिक हमने लगाया होगा, सोचो इसके बारे में जरा। और इन पांचों ही क्वेश्चन के आंसर दो बेटा आराम से, हड़बड़ाहट जल्दबाजी नहीं है आपको। चलिए साहब, तो अगर ये आपने पांचों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं लॉजिक को समझ के, तो फिर मजा आ जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल बढ़ते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो पहले तो इस लॉजिक को आइडेंटिफाई करो, व्हाट इज द लॉजिक। सबसे पहले हमने 33 को उठा के सबसे आगे रखा, बाकी सर 19, 22, 17, 18 सब अपनी जगह मौजूद है। 33 में क्या खास बात है सर, ऐसा है कि सबसे बड़ा नंबर उठा के सबसे आगे रख दिया। अच्छा, तो ये तो इनपुट से स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप फर्स्ट से स्टेप सेकंड पर आओ। सर अब हमने 22 को उठा के ना 33 के पीछे रख दिया, बाकी 19, 17, 18, यानी कि हर बार हम सबसे बड़े नंबर को उठा रहे हैं। अब इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर 19 है, 19 खुद ही अपनी जगह पे है 22 के पीछे, तो ये ऑटोफिल हो गया। मशीन अब 18 को उठा के 19 के पीछे लगा देगी और लास्ट में 17 भी ऑटोफिल हो जाएगा।
और ये मशीन ने आखिरी चरण बना दिया। अब इसी मेथड का यूज करना है इस इनपुट को रीअरेंज करने में। तो भाई साहब इनपुट हमारा क्या है, हमारा इनपुट है 50, हमारा इनपुट है 50, 60, 40, 30, 35। तो हम जानते हैं कि मशीन जो है हमारी वो ऐसे काम करेगी कि सबसे बड़ा नंबर सबसे आगे ले जाएगी और बाकी किसी में कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाली है। फिर मशीन दूसरे चरण में क्या काम करेगी, 60 को तो लगा ही दिया, अब 60 के पीछे वो नंबर जो बाकी रिमेनिंग नंबर्स में सबसे बड़ा है 50, 50 अपनी जगह मौजूद है, 50 अपनी जगह मौजूद है, तो मशीन को कोई काम ही नहीं करना, दिस इज ऑटोफिल। फिर 40 भी अपनी जगह मौजूद है, दिस इज ऑटोफिल। तो मशीन 35 को उठा लेगी और 35 को उठा के कहाँ रखेगी, 40 के पीछे, और लास्ट में 30 ऑटोफिल हो गया और ये मशीन ने चरण खत्म कर दिए, है ना। 50, 60, 40, 30, 35, सबसे पहले 60 को ले गई आगे, फिर 60 के बाद 50 ऑटोफिल हो गया, फिर 40 अपनी जगह मौजूद है, फिर 35, यानी कि नंबर को बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है मशीन ने, नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है। तो सिर्फ दो ही स्टेप बनेंगे, ओनली दो। तो हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड, ओनली 2 स्टेप्स आर नीडेड। ठीक है, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में 1 2 3, बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा हो गया 40, बाएं से तीसरा हो गया 40। तो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए आपको। तो आपने जिंदगी में भी, अगर आपने जिंदगी में भी इस चैप्टर को नहीं पढ़ा था, बट अब मजा आ रहा होगा इसको पढ़ने में, है। अच्छा, इस इनपुट को रीअरेंज करो इस मेथड से। तो देखो मशीन सबसे पहले सर पहला जब चरण बनाएगी तो सबसे पहले मशीन सबसे बड़े नंबर को आगे ले जाएगी। किसको आगे ले जाएगी, 60 को सबसे आगे ले जाएगी। सर पहले चरण में मशीन 60 को आगे ले जाएगी और बाकी 40, 50, 30, 20, 10। अब मशीन 60 के पीछे किसको ले जाएगी, 60 के पीछे मशीन 50 को रख देगी, 40, 30, 20, 10। और इसके बाद मशीन कोई काम नहीं करेगी, बस इसके बाद मशीन कोई काम नहीं करेगी, मशीन सिर्फ यही दो चरण बनाएगी। हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड, ओनली 2 स्टेप्स आर नीडेड। फोर्थ फ्रॉम राइट एंड सेकेंड स्टेप, दाएं से चौथा, 1 2 3 4, दाएं से चौथा 40। बेटा पेनल्टीमेट स्टेप, लास्ट वन वन, सेकेंड लास्ट स्टेप का मतलब होता है आखिरी से दूसरा। बेटा कुल अगर 2 चरण बने हैं तो आखिरी से दूसरा क्या होगा, पहला स्टेप। तो जो पहला स्टेप है वो आखिरी से दूसरा है। ठीक है, कुल 2 ही बने हैं, अगर 5 बनते तो आखिरी से दूसरा होता चौथा, अगर 6 बनते तो लास्ट सेकेंड लास्ट होता पांचवा। ठीक है, ये चैप्टर तो बहुत इजी है बेटा, ये आपकी गलत फहमी है, ये चैप्टर इजी नहीं है, चैप्टर को इजी बनाने वाले हैं। अभी तो धीरे धीरे जब इन क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा तो आप समझोगे, बट इस तरीके से मैंने शुरुआत करी है इस चैप्टर की के चैप्टर आसानी हो गया, ये बनाया गया है थोड़ी बेटा। चलिए नेक्स्ट, इस बार जो हमें इनपुट दे रखा है वो इनपुट है, अच्छा आज की क्लास में जो आप लोग आंसर दे रहे हो ना, आज की क्लास में जो आप लोग आंसर दे रहे हो वो कैसे दे रहे हो, इंडिविजुअल स्टेप बना के दे रहे हो ना। यकीन करो मेरा, 2 दिन के बाद आप जब इन क्वेश्चन के आंसर दोगे ना तो बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए दोगे। अभी तो आप लोगों को, अभी तो आप लोगों को इंडिविजुअल स्टेप बनाने की जरूरत पड़ रही है आंसर देने के लिए, लेकिन मेरा यकीन करो 2 दिन बाद आप इन क्वेश्चन को बिना स्टेप बनाए भी सॉल्व करोगे। ऐसा लग रहा होगा ना सर ये तो चमत्कार होगा, हाँ बिल्कुल, ये ऐसा जादू जरूर देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, हाँ जी, पेनल्टीमेट का होता है सेकंड लास्ट मीनिंग। चलिए अब इस इनपुट को, एक इनपुट है पेन एंड पेंसिल आर सेंड बाय बॉय, दिस इज द इनपुट। पहला स्टेप हमें दे रखा है, फर्स्ट स्टेप जो गिवन है वो है एंड पेन पेंसिल्स आर सेंड बाय बॉय। सेकंड स्टेप हमें दे रखा है एंड आर पेन पेंसिल्स
सेंड बाय बॉय। थर्ड स्टेप हमें दे रखा है एंड आर बॉय पेन पेंसिल्स सेंड बाय। फोर्थ स्टेप हमें दे रखा है एंड आर बॉय बाय पेन पेंसिल्स सेंड। और यहां पर ये लिखा गया है मशीन इनपुट नाम है इस चैप्टर का। गधे, इतनी लेट आने की जरूरत क्या थी। स्टेप 4 इज द लास्ट स्टेप। स्टेप 4 इज द लास्ट स्टेप। चौथा चरण आखिरी चरण है। चौथा चरण आखिरी चरण है। चौथा चरण आखिरी चरण है। अब ये इंफॉर्मेशन हमें एग्जाम में दे रखी है। अब एक अलग से इनपुट हमें दिया गया है क्लोज एंड क्लीन। क्लोज एंड क्लीन आर लाइक्ड बाय क्लोज एंड क्लीन आर लाइक्ड बाय बॉय। ये हम है और ये हमारे फ्यूचर है और यहाँ रीजनिंग आसान हो रही है। क्लोज एंड क्लीन आर लाइक्ड बाय बॉय। ठीक है, ये इनपुट है। ठीक है मेरे भाई। अब हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कुल कितने चरण बनेंगे। पेनल्टीमेट स्टेप कौन सा है, और तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड स्टेप। तीसरे चरण में बाएं से चौथा क्या है। तीसरे चरण में बाएं से चौथा। तो बेटा पहले तो आप इस मेथड को समझो, फिर इस मेथड को इस इनपुट में अप्लाई करो, इस इनपुट को आखिरी चरण तक ले जाओ, उसके बाद फिर इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दो। चलो इतना काम अब आपका है। ठीक है। इतनी फास्ट शिवांगी आंसर देने में। अच्छा जी। एक भाई साहब कह रहे हैं हिंदी में, ओहो इनकी जय हो, इनको दंडवत प्रणाम है मेरा। एक बच्चा कह रहा है कि सर हिंदी में तो लिखो क्वेश्चन। अबे मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे गुलाबी। अबे हिंदी हो या अंग्रेजी हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेगा। हिंदी में भी बेटा ऐसे ही लिखा होगा पेन एंड पेंसिल, इंग्लिश में भी पेन एंड पेंसिल। हिंदी में ये नहीं लिखा होगा पेन एंड पेंसिल की हिंदी लिखी होगी ना। हिंदी अंग्रेजी बिल्कुल सब चीज एक ही चीज है। ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है बेटा। एक तरीके से कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में भी तो वर्ड के वर्ड ही होते हैं, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। है, तुम भी यार कभी कभी ऐसी बातें कर देते हो बस। योर क्वेश्चन हर्ट मी, यही होता है हाल। हरवीर, वेरी गुड जॉब हरवीर।
हाँ जी। तो काफी टाइम आपको मिल गया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आप लोगों ने ये क्वेश्चन बना भी लिया होगा। ठीक है, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। तो चलिए साहब, अच्छा पहले तो इस प्रोसेस को समझो कि ये किस मेथड से हमने इस इनपुट को रीअरेंज किया है, ये लॉजिक क्या है। सर मेथड, यहां पर एक चीज हमें समझ आ रही है कि सर सबसे पहले हमने एंड वर्ड को उठा के सबसे आगे रखा, बाकी पेन, पेंसिल, आर, सेंड, बाई, बॉय, किसी में भी कोई छेड़छाड़ नहीं की है। हमने एंड वर्ड को उठा के सबसे आगे रखा, बाकी हमने किसी में भी कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। एंड वर्ड को ही क्यों हमने सबसे पहले आगे रखा? सर इसमें सबसे नंबर ऑफ लेटर सबसे कम थे बेटा, इसमें 3 लेटर हैं जबकि इसमें 2 है। ऐसे तो नहीं है सर इसमें नंबर ऑफ लेटर सबसे ज्यादा थे, ऐसा भी नहीं है क्योंकि सबसे ज्यादा तो इसमें है। तो नंबर ऑफ लेटर के हिसाब से एंड को नहीं उठाया गया। और किसी लॉजिक से? सर एक और लॉजिक ये है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान से देखें तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से एंड सबसे छोटा वर्ड है, इसलिए सबसे आगे आया ए। और फिर बाकी पेन, पेंसिल, आर, सेंड, बाई, बॉय, बाकी किसी में कोई भी छेड़छाड़ नहीं है ना। अब इनपुट से स्टेप फर्स्ट, फर्स्ट से सेकंड पर आओ। अब हमने आर को उठाया, आर को एंड के पीछे रखा। फिर हमने बॉय को उठाया, बॉय को आर के पीछे रखा। अब हम समझ गए। अब हम बाई को उठाएंगे, बाई को बॉय के पीछे रखेंगे, और फिर उसके बाद पेन, पेंसिल, ऑटो, पेन, पेंसिल, सेंड, ये तीनों क्या हो गए? ऑटोफिल हो गए। तो बस यही मेथड इस इनपुट में अप्लाई करना है। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं इस इनपुट को रीअरेंज करूंगा तो क्या मैं पूरा क्लोज वर्ड लिखूं? क्या बाकी के लेटर का कोई यूज है? सर कोई यूज नहीं है। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में इस इनपुट को लिख सकता हूं शॉर्ट फॉर्म में सी, एंड को मैं लिख सकता हूं ए, क्लीन को मैं लिख सकता हूं सी, आर को मैं लिख सकता हूं ए, लाइक्ड को एल, बाई को बी, बॉय को भी बी। लेकिन सर यहां पर अब एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि 2 बार सी आ गया। अब आप डिसाइड कैसे करोगे कौन सा सी किसके लिए है? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले क्लीन आता है या पहले क्लोज आता है? सर पहले क्लीन आता है, तो C1 C2 कर दो। अच्छा, पहले एंड आता है या आर? सर पहले एंड आता है, इसलिए A1 A2 कर दो। पहले बाई आता है या बॉय? पहले बॉय आता है, तो B1 B2 कर दो। अब रीअरेंजमेंट करो, तो रीअरेंजमेंट करना अब शायद बहुत आसान हो। तो देखो, जब आप पहला स्टेप बनाओगे तो पहले स्टेप में सबसे पहले सबसे छोटा आगे ले जाओगे A1, बाकी किसी में कोई छेड़छाड़ नहीं, C2 C1, A2 L, B2 B1। अच्छा दूसरा स्टेप जब बनाओगे तो अब क्या ले जाओगे A1 के पीछे A2, बाकी किसी में कोई छेड़छाड़ नहीं, C2 C1 L, B2 B1। और जब तीसरा स्टेप बनाओगे तब क्या ले जाओगे B1, तो A1 A2 B1 और C2 C1 L B2। अब जब चौथा स्टेप बनाओगे बेटा, चौथा स्टेप आप यहां लिख लो, A1 A2 B1, B1 के पीछे क्या रख दोगे? B2 को रख दोगे, और फिर C2 C1 L। और जब पांचवा स्टेप बनाओगे तो A1 A2 B1 B2 C1 C2L, C2L ऑटोफिल हो गए, C2L ऑटोफिल हो गए। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, पहले स्टेप में हम A1 को ले गए, दूसरे में A2 को ले गए, तीसरे में C1, तीसरे में B1 को ले गए, चौथे में B2 को ले गए, पांचवे में C1 को ले गए। ठीक है, हाँ जी। तो भाई साहब कुल कितने चरण बनेंगे? 5 चरण बनेंगे। कुल कितने चरण बनेंगे? 5। पेनल्टीमेट स्टेप कौन सा होगा? 4। और फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड स्टेप, तीसरे स्टेप में बाएं से चौथा, 1 2 3 4, बाएं से चौथा C2। C2 का मतलब क्या होता है? C2 का मतलब होता है क्लोज। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा क्लोज। अब बताओ मजा आया कि नहीं इन 3 क्वेश्चन का आंसर देके और इस मेथड को समझ के इंडिविजुअल स्टेप बनाने में? है ना। पूरा वर्ड मत लिखो बेटा, क्योंकि जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से रीअरेंजमेंट है तो हम पूरा वर्ड क्यों लिखें? हम पूरा वर्ड क्यों लिखें? हम्म। और उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपके सही भी हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इनपुट हमें गिवन है, एक इनपुट हमें गिवन है
पैट 10, 15, अस, गॉन 20, ये इनपुट गिवन है। ठीक है बेटा, पेनल्टी मेट स्टेप का मतलब होता है सेकंड लास्ट स्टेप, सेकंड लास्ट। ठीक है, अब पहला स्टेप हमें गिवन है, पहला स्टेप जो गिवन है बेटा वो ये है, अस, पैट 15, गॉन 20, 10। दूसरा स्टेप हमें गिवन है, अस, पैट, गॉन 20, 15, 10, और ये दे रखा है स्टेप 2 इज द लास्ट स्टेप, मतलब ये आखिरी चरण है, ये आखिरी चरण है, बस जो अरेंजमेंट होनी थी वो हो गई। अब भाई साहब एक अलग से इनपुट हमें गिवन है, एक अलग से इनपुट हमें गिवन है, मैन 15, नोट 10, 12 और डियर और रोज। आ, 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 13। चलिए साहब, ये इनपुट गिवन है। अब बेटा इस इनपुट को इस मेथड से रीअरेंज करना है और हमें बताना है हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, कुल कितने चरण की आवश्यकता है। दूसरा क्वेश्चन है थर्ड फ्रॉम राइट इन सेकेंड स्टेप, दूसरे चरण में दाएं से तीसरा क्या है, दूसरे चरण में दाएं से तीसरा क्या है, दूसरे चरण में दाएं से तीसरा क्या है। गॉन है, गॉन GONE, गॉन। समझो लॉजिक।
हाँ जी, समझ आ गया लॉजिक। पहले तो लॉजिक को समझते हैं। लॉजिक को समझने के लिए इनपुट को स्टेप फर्स्ट से कंपेयर करना पड़ेगा। सर हमने 10 को उठाया और 10 को उठाया, 10 को आगे 10 को पीछे। सर हम पता है क्या कर रहे हैं, हम एक बार में दो पे काम कर रहे हैं। हम नंबर भी उठा रहे हैं, हम वर्ड भी उठा रहे हैं। वर्ड में सबसे बड़ा, नंबर में सबसे छोटा। अब देखो 10 के बाद पैट सबसे बड़ा है तो पैट लिया, गॉन लिया, और फिर 10 के पीछे 20 नहीं 15 लिया, तो गॉन को हमने पैट के पीछे, 15 को हमने 10 के पीछे, 20 ऑटो फिल हो गया। तो बस ये लॉजिक है। तो हम इस इनपुट को लिख सकते हैं एम 15 एन 10 12 डी आर 13। तो जब हम पहला स्टेप बनाएंगे तो क्या करेंगे सर, पहले स्टेप में सबसे बड़ा वर्ड है आर, सबसे छोटा नंबर है 10, तो आर को आगे, बाकी एम 15 एन 12 डी 13 और 10 को पीछे। तो पहले स्टेप में ये अरेंजमेंट है, आर को आगे 10 को पीछे। अब जब दूसरा स्टेप बनाएंगे सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। सबसे बड़ा नंबर क्या है एन, सबसे छोटा 12, तो एन को हम आर के पीछे रखेंगे, बाकी एम 15 डी 13 और 10 के पीछे हम किसको रख देंगे 12 को। तो ये बन गए बेटा दो स्टेप। एन के पीछे एम बेटा ऑटो फिल हो गया, तो अब हम डी को उठाएंगे। 12 के पीछे 13 ऑटो फिल हो गया, तो अब हम 15 को उठाएंगे। तो जो तीसरा चरण बनेगा वो बनेगा आर एन एम डी 15 13 12 10, और ये बन गया लास्ट स्टेप। ये बन गया लास्ट स्टेप। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस स्टेटमेंट। 3 स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस इनपुट। 3 स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, है ना। थर्ड फ्रॉम राइट इन सेकेंड स्टेप, दूसरे चरण में 1 2 3, दाएं से 13वां, सॉरी दाएं से तीसरा, दूसरे चरण में दाएं से तीसरा 13वां। कोई शक? हाँ जी, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बताओ सर, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई शक नहीं? चलिए, तो हो गया जी। हाँ जी, तो हम मिलते हैं आप लोगों से कल, इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।